हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड भी रहता था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए, इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के प्रश्नों को लेके आए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न देखिए, कांग्रेस पार्टी के उदय और पतन के मुख्य कारण क्या थे। यानी कि इस प्रकार का प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस वीडियो में 10 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, जो आपका 2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है, और जो आपका 5 रहेगा वो दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न रहेगा जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। इससे होगा क्या कि अगर आप एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ गया तो आसानी से आप कुछ ना कुछ वहां पर जरूर 2 से 3 लाइन लिख देंगे। और आप सबको पता है सब्जेक्टिव में अगर आप कुछ भी लिख देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जो है वो मिल ही जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन के मुख्य कारण क्या थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ, उनके बाद पतन हो गया, खत्म हो गया, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ लिखना है बात को। जैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो कब से कब तक थी, तो 1947 से लेकर के 1967 तक जो है कांग्रेस एक दलीय प्रभुत्व था। कहने का मतलब है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू सरकार बना, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री सरकार बने। ठीक है, फिर लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है वो कब हुई, 1966 में। तो उनके बाद 1967 में कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। आप सबको पता है कांग्रेस का विभाजन हुआ 2 गुटों में। एक का नाम रखा गया कांग्रेस आर, एक का नाम क्या रखा गया, कांग्रेस आर, और एक का नाम रखा गया कांग्रेस ओ। ठीक है, तो इसका विभाजन भी हुआ और इसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो कमजोर हो गया। तो वही चीज आपको लिखना है कि 1947 से लेकर के 1967 तक कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा। इसके कई कारण थे, यानी कि 1967 तक जो ये कायम रहा, इतना बड़ा पार्टी बन के रहा, उस वक्त में कांग्रेस पार्टी के टक्कर में कोई भी पार्टी नहीं था। इसका कई कारण है। सबसे पहला, कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है भारत का सबसे पुरानी पार्टी है। ये तो आप सबको पता है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1885 में। आप बस लाइन को थोड़ा बहुत लिखते जाइएगा, 100% आपको नंबर बहुत ज्यादा मिलेगा। तो कांग्रेस जो है वो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, ये भी एक कारण था। 1967 तक दबाव एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा, जिसके कारण एक कारण ये भी था कि कांग्रेस जो है वो क्या था, सबसे बड़ी पार्टी था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के पास नेहरू जी का चमत्कारी नेतृत्व प्राप्त था। ठीक है, और विपक्षी दल उस वक्त में बहुत ही ज्यादा दुर्बल था, बहुत ही ज्यादा कमजोर था विपक्षी दल। ठीक है, लेकिन अब आगे देखिए, परंतु 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का पतन हुआ। अब इनके पास नेहरू जी जैसा चमत्कारी नेतृत्व नहीं था। यानी कि 1967 के बाद जब कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ तो इसके बाद क्यों हुआ भाई, तो क्योंकि इनके पास जो नेहरू जैसा चमत्कार नहीं था। क्योंकि नेहरू जी का जो मृत्यु है वो कब हुआ, 1964 में। तो नेहरू जी भी नहीं रहे। फिर लाल बहादुर शास्त्री अच्छे शासक थे, वो भी 1966 में उनकी भी मृत्यु हो गई, है ना। और कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े पार्टी थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे, जो कि इस पार्टी को छोड़ करके वो अपना अलग पार्टी बना लिए। तो ये हो गया पतन का कारण, और ये हो गया आपका उदय का कारण। तो उदय का कारण आपको समझ में आ गया कि सबसे पुरानी पार्टी था, नेहरू का चेहरा था, और सबसे बड़ी पार्टी था, और विपक्षी दल उस वक्त में था ही नहीं। और 1967 के बाद क्या हुआ, तो भाई सब कोई तो खत्म हो गया ना, सारा चीज। बड़ी पार्टी तो था, लेकिन जब नेता रहेगा ही नहीं पार्टी में, तो पार्टी तो खत्म हो गया। तो ये आपको यही जो है आंसर देना है कांग्रेस पार्टी के उदय और पतन के मुख्य कारण में। अब अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज टू नेशन थ्योरी। द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। आज यहाँ पर डेफिनेशन को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 समुदाय के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने को कहते हैं। यानी कि 2 समुदाय के लिए अगर आपको अलग अलग देश बनाना है तो इसी को बोलते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। कहने का मतलब है जैसे कि पाकिस्तान है, भारत है, तो ये दोनों क्या हो गया, द्विराष्ट्र सिद्धांत हो गया। यानी कि 2 देश बनेगा। अब 2 देश भाषा के आधार पर बनेगा, धर्म के आधार पर बनेगा, या किसी और चीज के आधार पर बनेगा, लेकिन द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब हुआ कि 2 समुदाय के लिए, समुदाय का मतलब हिंदू मुस्लिम के लिए या किसी दूसरे जाति के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने को हम लोग द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत को 2 खेमों में विभक्त कर, यानी कि बांट कर भारत और पाकिस्तान बनाया गया, है ना। जहां मुस्लिम लीग ने समर्थन किया, वहां कांग्रेस जो है इसका विरोध किया। कांग्रेस मुस्लिम लीग की बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। कहने का मतलब है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो 2 समुदाय का अलग अलग राष्ट्र बनाने को कहते हैं। इसके आधार पर भारत को 2 खेमों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान। और यहाँ पर मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में। ये जो मुस्लिम लीग है वो इसका समर्थन किया द्विराष्ट्र सिद्धांत का, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध किया। लेकिन उनको मजबूरन दबाव में आकर के कांग्रेस को बाद में स्वीकार करना पड़ा इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को। ठीक है, अब आगे देखते हैं राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल जस्टिस। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज जो भी हम आपको बताते हैं स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और ये अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये सारा पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं
7667532320। ठीक है, 7667532320। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये सारा पीडीएफ दिया जा रहा है, और अगर आपको नहीं लेना है, नहीं ले पाएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक है, अगला देखिए, राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं, देखते हैं। राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों के बीच विभेद की समाप्ति करता है। यानी कि राजनीतिक न्याय जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों के बीच, जो हम लोग हैं, हम लोगों के बीच जो भी विभेद है उनको खत्म करता है। राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, जैसे बिना भेदभाव के वो भाषण दे सकता है, वो बिना भेदभाव के किसी भी विचार को अपना सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी आइडियोलॉजी को मान सकता है, वो मतदान का अधिकार उनको मिलता है, निर्वाचन में खड़ा होने की उनको सुविधा मिलती है। तो ये हो गया आपका राजनीतिक न्याय। समझ में आ गया। तो राजनीतिक न्याय से क्या होता है, जो नागरिकों के बीच जो भी विभेद होता है, जो भी आपसी संबंध तालमेल खराब होता है, जिसके कारण वो जो है राजनीतिक न्याय के कारण ठीक हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। तो मंडल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी आंसर लास्ट में आपको देंगे, बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम देख लिए। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश का उल्लेख कीजिए। अब मंडल आयोग का मुख्य सिफारिश क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की। सबसे पहला सिफारिश है, अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। ये जो है मंडल आयोग का पहला सिफारिश था, यानी कि पहला सिद्धांत था। ठीक है, दूसरा है, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा शासित तकनीकी तथा व्यवसायिक संस्थाओं में पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण निश्चित किया जाए। यानी कि जो भी सरकारी सेवा दिया जाता है उसमें 27% आरक्षण होना चाहिए। सरकारी सेवा का मतलब आप जैसे पुलिस बनता है, टीचर बनता है, गवर्नर बनता है, तो इसमें पिछड़ी जाति जो होता है, अन्य पिछड़ी जाति, उनको कितना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, 27%। ये कौन बोलता है, मंडल आयोग बोलता है। फिर दूसरा, केंद्रीय में, राज्य सरकारों में, तकनीकी में, व्यवसायिक संस्थाओं में, इन सारी चीजों में भी 27% आरक्षण जो है निश्चित किया जाए। किसके लिए, पिछड़ी जातियों के लिए। ये बात कौन सिफारिश कर, यानी कि ये कौन कहता है, तो ये कहता है मंडल आयोग। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो इसी बीच वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, मार्शल योजना की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मार्शल प्लान। मार्शल जो योजना है वो अमेरिका के द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था भाई, तो आप सबको पता है। अच्छा, इसका आंसर आप थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, मंडल आयोग की जो सिफारिश में एक और सिफारिश था। वैसे अगर आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में, लघु उत्तरीय में, तो आपको जो है ना, मतलब दो भी पॉइंट को लिखेंगे तो हो जाएगा। लेकिन और एक है, पिछड़ी जाति को आर्थिक सहयोग देने के लिए सरकार एक अलग आर्थिक संस्था की स्थापना करे। यानी कि जो भी पिछड़ी जाति है उनको आर्थिक सहयोग देने के लिए जो सरकार है वो एक अलग आर्थिक संस्था को बनाए, एक अलग इंस्टीट्यूट को बनाए, स्थापना करे। ठीक है, तो ये मंडल आयोग का सिफारिश है। तो अगर आपको मंडल आयोग की सिफारिश पूछ दिया जाए तो आपको तीनों लाइन को लिख देंगे, 2 लाइन को भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो उसमें लोग अक्सर डरता है, जबकि डरना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जैसे आप दे रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा, एक आप सही लगाए तो 1 नंबर मिलेगा, अगर नहीं लगाए तो आपका 1 नंबर खत्म। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर आप जैसे ये क्वेश्चन पूछा मार्शल योजना, अब मार्शल योजना की व्याख्या करें पूछा, अब भाई मार्शल योजना नहीं पता है क्या है, तो थोड़ा बहुत कुछ भी लिख दिए मार्शल योजना से संबंधित कि अमेरिका के द्वारा लाया गया था, यूरोपीय देशों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मार्शल योजना की शुरुआत करी गई थी। तो इसको अगर आप लिख देते हैं तो 100% आपको 2 नंबर में 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही फायदा है कि कुछ भी लिखेंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, मार्शल योजना की व्याख्या करें तो आप सबको पता है, भी मैंने बताया, मार्शल योजना की शुरुआत अमेरिका के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1947 में। ठीक है, 1900, अच्छा डेट यहाँ पर आपका गलत दिया हुआ है, सॉरी, 1948 होगा ना, अप्रैल महीना में 1948 में किया था। हम लोगों के आजादी की 1 साल बाद, है ना, हम लोगों का देश 1947 में आजाद हुआ, और जस्ट 1 साल के बाद अमेरिका के द्वारा जो है मार्शल योजना की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, सन 1947 ईस्वी के अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता देने की योजना बनाई। यानी कि क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की जो हाल है वो बद से बदतर हो गया था, जिसके कारण अमेरिका जो है एक प्लान बनाया 1948 में मार्शल योजना के तहत। वो जो है करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर रुपया जो है वो सहायता के लिए, मदद करने के लिए यूरोपीय देशों के लिए इस योजना को बनाया, जिससे कि युद्ध के दुष्प्रभावों की क्षतिपूर्ति की जा सके। यानी कि युद्ध से जो भी क्षति हुआ था उसको पूर्ति किया जा सके, वो क्षति का, नुकसान को भरपाई किया जा सके। यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता
तो ये अगर अमेरिका, क्योंकि देखिए अमेरिका कोई भी काम करता है तो उसके बीच कोई ना कोई चाल होता है, तो अगर ये अमेरिका नहीं करता तो ये जितना भी देश है यूरोपीय देश, क्योंकि भाई उसका हालात तो बहुत खराब है, तो किसी ना किसी के पास तो जाएगा, तो अगर ये अमेरिका ऐसा नहीं करता तो वो चला जाता सोवियत संघ में। वो कहां चला जाता? सोवियत संघ में, ठीक है। और पश्चिमी यूरोप के देश इससे आत्मरक्षा में समर्थ हो गए थे, ठीक है, समझ में आ गया। और वो अगर सोवियत संघ में मिल जाता तो फिर पश्चिमी यूरोप का देश का हाल क्या होता, आप सबको पता है, अमेरिका के हाल कुछ उल्टा ही होता है ना। जो आज अमेरिका इतना दबदबा है उस वक्त में कुछ उल्टा ही होता अगर ऐसा अमेरिका नहीं करता तो। अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी क्या थी? शॉक थेरेपी के बारे में भी पूछा जाता है आपको। देखिए शॉक थेरेपी का अक्सर मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाकर उपचार करना। उपचार का मतलब होता है इलाज, यानी कि पहले चोट पहुंचाया फिर इलाज किया, या फिर पहले एक्सीडेंट किया फिर इलाज किया। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे अनोखा तरीका था। रूस और मध्य एशिया के गणराज्यों ने पूर्वी यूरोप के पूंजीवादी मॉडल अपनाया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया, ठीक है। तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है, यानी कि चोट पहुंचाया फिर इलाज किया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसियान क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शॉक थेरेपी वाला भी इंपॉर्टेंट था। आसियान क्या है? व्हाट इज आसियान? देखिए आसियान का गठन जो है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, आसियान का गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। इसके 5 संस्थापक सदस्य थे, यानी कि उस वक्त में जब इसका स्थापना हुआ था आसियान का, उस वक्त में 5 देश था, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मलेशिया के नीचे में सिंगापुर है, अगल बगल में इंडोनेशिया है, अगल बगल में थाईलैंड है, अगल बगल में फिलीपींस है। आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी पूछा जाएगा कि बताओ निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, और वहां पर ऑप्शन में दिया हुआ रहता है भारत, ठीक है। तो भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य है? दक्षिण का, यानी कि ये है दक्षिण एशिया जो है इसका सदस्य भारत है, लेकिन आसियान का सदस्य भारत नहीं है। आसियान का सदस्य कौन कौन है? संस्थापक देश इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है और सिंगापुर है। 5 देश है। इसका गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को हुआ था, ठीक है। आसियान क्यों बनाया गया? तो आर्थिक विकास को तेज करने के उसके माध्यम से सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास प्राप्त करना था। आसियान जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के एक असैनिक, गैर सुरक्षात्मक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था है। कहने का मतलब है कि इसको इसलिए बनाया गया था ताकि वो जो देश जो पिछड़ा हुआ था वो आर्थिक विकास को और तेज कर सके, दोनों के बीच जो तालमेल है वो और अच्छा हो, और टैक्स वगैरह का जो सिस्टम है वो ठीक रहे। इसीलिए आसियान का, क्योंकि देखिए कोई भी संधि होता है किसी दो, जैसे अगर मान लेते हैं हम भारत है आप पाकिस्तान है, ठीक है, हम भारत ही यहाँ पाकिस्तान है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी संधि होगा तो संधि क्यों होता है? ताकि जो दोस्ती है, जो रिलेशन है वो अच्छा रहे, वो खराब ना हो, इसीलिए संधि होता है, और तालमेल अच्छा रहे, ठीक है। तो बस आसियान भी एक संगठन बना, एक मतलब कि संधि हुआ एक तरह का, और 5 देशों के बीच बना, तो 5 देशों के बीच जो कारोबार है वो बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है ना। अब आगे देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब है कि आप WHO से क्या समझते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या समझते हैं। तो देखिए WHO के बारे में अक्सर आप सबको पता ही होगा और अक्सर पूछा भी जाता है। सबसे पहले इसका स्थापना डेट याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। ये जो है पूरे दुनिया में स्वास्थ्य की जो समस्या होती है, जैसे आज के टाइम कोरोना है, तो कोरोना का कोई भी अगर वेरिएंट जारी होता है, कहीं भी अगर मान लेते हैं कोरोना का वैक्सीन जारी होता है, या फिर कहीं भी कोरोना का कुछ अगर, जैसे अभी चाइना में फिर से कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो ये इसका पता कैसे चलता है? तो WHO की वजह से, है ना। तो WHO जो है वो हम लोगों को एक तरीके से सतर्क भी करता है कि देखो उस जगह में कोरोना वहां मत जाओ, एक ये भी करता है, दूसरा उसका इलाज भी करता है, उपचार भी करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व में स्वास्थ्य की समस्या के लिए इसका गठन किया गया था। स्वास्थ्य की समस्या के लिए इसका गठन किया गया था। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जेनेवा में। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, 2-3 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव भी यहां से सॉल्व हो गया। जैसे इसका स्थापना कब हुआ था विश्व स्वास्थ्य संगठन का? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा में है, ठीक है। और 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं क्योंकि इसका स्थापना 7 अप्रैल को ही हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की संक्षिप्त विवेचना करें। यानी कि आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बारे में आपको संक्षिप्त में एक शॉर्ट नोट्स लिखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, याद है आप लोगों को। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य जो है वो महासभा के सदस्य होते हैं।
प्रत्येक राष्ट्र सदस्य के 5 प्रतिनिधि महासभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक ही मत का अधिकार होता है। यानी कि 5 तो वो भाग महासभा की बैठक में वो भाग तो ले सकता है, लेकिन जितना भी राष्ट्र है उनको सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार होता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है, ठीक है। पूरे साल में महासभा की जो बैठक है वो एक बार होती है। विशेष परिस्थिति अगर हो जाए, कुछ अगर मान लेते हैं वर्ल्ड वार हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, विश्व युद्ध हो गया या कुछ हो गया, तो उस स्थिति में जो है फिर महासभा में बैठ सकता है, ठीक है। विशेष परिस्थिति में सुरक्षा परिषद के सुझाव पर इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। और सुरक्षा परिषद अगर सुझाव दिया कि नहीं एक बैठक होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए, तो विशेष परिस्थिति पर कोई अगर मतलब कि समझ लीजिए ना, विशेष परिस्थिति जैसे सेकंड वर्ल्ड वार हो गया या बहुत ज्यादा कोई जगह नुकसान हो गया, कहीं पे आग लग गया, तो उस स्थिति में हम लोग बुला सकते हैं, ठीक है। महासभा को फिर से लगा सकते हैं, मीटिंग वगैरह बैठा सकते हैं। अगला है निशस्त्रीकरण क्या है, व्हाट इज डिसarmament। निशस्त्रीकरण जो है उसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, तो देखिए निशस्त्रीकरण से अर्थ है कि मानवता का संहार करने वाले जो भी अस्त्र शस्त्र है, यानी कि मानवता का संहार करने वाले, जैसे कि परमाणु बम, जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा हथियार, ठीक है, तो उसको बंद करना, उसको बंद करने के लिए निशस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो निशस्त्रीकरण से अर्थ है कि मानवता का संहार करने वाले अस्त्र शस्त्र को त्यागना है, यानी कि जो भी मानवता का संहार करता है, ठीक है, जो भी हिंसा के लिए जो भी बाध्य है, परमाणु बम वगैरह जितना भी चीज आ जाता है, इन सभी को छोड़ना, यही है निशस्त्रीकरण। उदाहरण के लिए 1972 में जैविक हथियार संधि तथा 1992 की रासायनिक हथियार संधि में ऐसे हथियारों को बनाना तथा रखना प्रतिबंध कर दिया गया है। यानी कि 1972 में जो जैविक हथियार संधि बना है और 1992 में जो रासायनिक हथियार संधि हुआ है, ध्यान रखिएगा, जैविक हथियार संधि 1972 में और 1992 में रासायनिक हथियार संधि जो हुआ है, यहाँ पर ऐसे हथियारों को रखना बिल्कुल मना किया गया है, बिल्कुल बैंड लगाया गया है। अस्त्र शस्त्र के उत्पादन को समाप्त किया जाए, जो अस्त्र शस्त्र निर्मित हो चुके हैं उन्हें सभी राष्ट्र निश्चित समय में समाप्त कर दे, यही है आपका निशस्त्रीकरण, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, तो 10 जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका है, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको चाहते हैं तो हम आपको ये नंबर दे दिए है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको कम से कम जो है लगभग 100 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और लगभग 25 से 30 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा। और ये सभी प्रश्न जो है 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, टोटल 5 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कश्मीर समस्या पर टिप्पणी लिखें, अक्सर पूछा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कश्मीर समस्या पर टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। वैसे तो कश्मीर समस्या अभी जो है एक तरीके से खत्म हो गई है, वैसे पाकिस्तान तो अभी भी मांग करता है कश्मीर का, लेकिन हम लोगों का जो समस्या था कश्मीर को लेकर के वो खत्म हो गया, धारा जो 370 था वो खत्म हो गया है ना। लेकिन अभी देखते हैं कश्मीर समस्या पर आपको टिप्पणी दिखाते हैं। देखिए, आजादी से पहले जम्मू कश्मीर जो है वो एक देसी रियासत थी, ठीक है। भारत में लगभग 550 देसी रियासत था, यानी कि देसी रियासत का मतलब हो गया कि कश्मीर अपना अलग था, रजवार वो अलग था, हैदराबाद वो अलग था, असम वगैरह वो सब अलग था, पंजाब वो अलग था, है ना। तो टोटल कितना देसी रियासत था, 550, ठीक है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को यह छूट दे दिया, ये 550 में तो लगभग सब मिल गया, लेकिन भारत सरकार जम्मू कश्मीर नहीं मिला, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को इस बात का छूट दे दिया कि तुम आजाद रहो या पाकिस्तान के साथ जाओ या उनके साथ मिल जाओ या भारत के साथ मिल जाओ, तुमको जो करना है करो। ऐसा भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को कहा कि या तुम पाकिस्तान चले जाओ या तुम आजाद रहो या हम लोगों के साथ मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, हम लोग पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, यानी उस वक्त के राजा कौन थे, पूछा भी जाता है कि आजादी के समय में जम्मू कश्मीर का राजा कौन था, तो राजा हरि सिंह, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह है वो कहा कि नहीं, ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना हम इंडिया में जाएंगे, हम जो है बिल्कुल आजाद अपना अलग देश बनाएंगे, ठीक है। तो ना वे पाक के साथ आए और ना ही वो भारत के साथ रहेंगे, वो अकेला एक मतलब कि अपना एक अलग ही देश बनाना चाहता है, एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है। इसके परिणाम हुआ क्या कि जो पाकिस्तानी है उनको तो रहा नहीं जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या किया, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। वो तो आजाद देश बनाया, वो भारत के साथ भी नहीं रहा, पाकिस्तान के तो चलो भाई बिल्कुल सही, अपना अलग रहो। लेकिन पाकिस्तान जो है गलती कर दिया, वो कश्मीर पर हमला करके, वो कश्मीर पर हमला किया। फिर वहां का जो शासक था, क्योंकि वहां का शासक के पास मिलिट्री पावर नहीं था, तो इस आक्रमण से बचने के लिए जो है वो भारत सरकार से क्या मांगा, सैनिक सहायता मांगा कि देखो पाकिस्तान हम लोगों पर हमला कर रहा है, हम लोगों के पास सैनिक उतना नहीं है, तो प्लीज भारत से कहा कि हम लोगों को सैनिक सहायता दी जाए, वो मांग किया, ठीक है। भारतीय सेना जो है
इस बात को माना, कुछ कहा कि चलो ठीक है तुम्हारा हम सैनिक तुमको देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, लेकिन तुमको एक संधि करना पड़ेगा कि तुमको हम लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। तो जो मिलना पड़ेगा उसी पर कुछ कुछ कंडीशन बनाया गया, आगे हम लोग देखेंगे। तब भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल करने की प्रार्थना भी की, ठीक है। प्रार्थना तो नहीं की, यहाँ पर ये वर्ड गलत है, क्योंकि देखिए भारत भी कंडीशन लगाया था कि हम आपको सैनिक सहायता करेंगे, लेकिन आपको जो है हमारे साथ मिलना पड़ेगा। और वो बोला कि नहीं, हम कैसे मिल सकते हैं। तो कहा कि ठीक है, जनता का वोट करवाएंगे, जनता जिधर बोलेगा। तो जब उस समय वोट करवाया गया था तो ज्यादातर जो जनता है वो भारत के समक्ष में था, है ना, क्योंकि युद्ध हुआ था, पाकिस्तान हमला किया था, सबको डर लग रहा था, चाहे वो मुस्लिम तो था ही, हिंदू वगैरह जो भी था उसको भी डर लग रहा था कि भाई पाकिस्तान हमला किया तो भारत के साथ मिल जाते हैं ना। तो भारत के साथ मिल गया, ऐसा संधि बनाया गया था। तो करने की प्रार्थना की, भारत सरकार ने प्रार्थना को स्वीकार भी किया। और 27 अक्टूबर 1947 को, ध्यान रखिएगा, आजाद हम लोग कब हुए थे, 15 अगस्त को हुए थे, है ना। लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 2 महीने के बाद, यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पर हस्ताक्षर किया, यानी कि भारत के साथ मिलने वाला जो संधि बनाया गया उस पत्र पर वो क्या किया, हस्ताक्षर किया, सिग्नेचर किया। परंतु पाकिस्तान तथा जम्मू कश्मीर के एक वर्ग ने, पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं माना, और जम्मू कश्मीर का एक वर्ग जो है वो भी इस विलय को स्वीकार नहीं किया। और भारत सरकार ने जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया। और जब भारत सरकार ने वोट कराया, वोट में जब भारत का समक्ष में दिया गया, सबको कहा कि नहीं भारत के साथ ही मिलेंगे, तो भारत सरकार ने उसको मिला लिया। पाकिस्तान इस विलय मानने से इनकार करता रहा। तभी से कश्मीर की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। आज भी पाकिस्तान कश्मीर में कई प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, जिसको भारत लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कश्मीर समस्या। लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कम से कम आपको 2 पेज लिखना ही है, ठीक है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो 2 पेज आप लोग लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े, यानी कि कौन सा कारण था जिसके कारण 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए आंसर को देखिए, यहाँ पर पीडीएफ लेने के लिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए 1977 के चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन बनाया था, जिसका नाम रखा गया था जनता पार्टी, है ना। जनता पार्टी 1977 में बनी और जनता पार्टी की जीत भी हुई और सरकार बनाया किसको, मोरारजी देसाई को। तो 1977 के चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के एक महागठबंधन बनाया था, जिसका मात्र एक ही उद्देश्य था, इंदिरा हटाओ, ठीक है। मात्र एक ही उद्देश्य था, इंदिरा हटाओ। चुनाव में महागठबंधन की विजय के बाद नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए घमासान मची हुई थी, क्योंकि गठबंधन था तो ये चाहता था हम बने, वो चाहता था हम बने, वो चाहता था हम बने, कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत था। प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मोरारजी देसाई एक थे, एक चौधरी चरण सिंह थे, एक जगजीवन राम थे। ये तीनों जो है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट था, यानी कि तीनों बनने योग्य था, है ना, तीनों बन सकता था प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन चुनाव में जीत हासिल करना एकमात्र लक्ष्य था। पहले जब था कि भाई इंदिरा को हटाओ चाहे जो हो जाए, इंदिरा तो हट गई, पार्टी भी जीत गई, अब इन लोगों के बीच घमासान मच गया कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। चुनाव में जीत हासिल करना मात्र एक लक्ष्य था, परंतु सभी नेताओं के आपस में वैचारिक मतभेद और महत्वाकांक्षा के कारण गैर कांग्रेसी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी, ठीक है। मोरारजी देसाई वो तो सरकार बने थे, लेकिन ज्यादा दिन तक वो नहीं चल पाए थे। मात्र ध्यान दीजिए, मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बने 1977 में, और मात्र 18 महीने के बाद जनता पार्टी की सरकार ने अपना बहुमत को खो दिया, क्योंकि मोरारजी देसाई चाहता था हम सरकार बने तो वो बन गया, लेकिन उधर चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम ये दोनों भी चाहता था सरकार बनने के लिए। तो मात्र 18 महीने के बाद मोरारजी देसाई जो है वो सरकार से हट गया, ठीक है, अपना बहुमत को खो दिया। और फिर 1980 में फिर मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, और फिर 1980 में जो है फिर से दोबारा चुनाव हुआ, ठीक है, 3 साल के बाद। तो चीजें आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। तो देख लीजिए, तीनों दावेदार था, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, ये तीनों दावेदार था, और भाई तीनों में 18 महीने के बाद सरकार गिर गया, फिर से चुनाव करना पड़ा, है ना। अब अगला देखते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में अक्सर आपको पूछा जाता है। देख लीजिए, देखिए अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करके खाड़ी क्षेत्र की शांति भंग कर दी, ठीक है। यानी कि अगस्त 1990 में इराक जो है वो कुवैत पर हमला किया, कहां पर, कुवैत पर, और वहां पर कब्जा कर लिया, और उस क्षेत्र का जो भी शांति था उसको खत्म कर दिया, पूरा एकदम हिंसा फैला दिया, है ना। समस्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इराक से कुवैत को स्वतंत्र करने की अपील की, और जो भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय थे, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ था, वो इराक को कहा कि भाई तुम जो है कुवैत को छोड़ दो, ठीक है, ये सारा चीज को खत्म करो, उसको आजाद कर दो, कुवैत को छोड़ दो। लेकिन इराक जो है इसको माना नहीं। इराक इसको मानने के सभी प्रयास विफल हो गए, यानी कि जितना भी संयुक्त राष्ट्र कहा, इराक कोई भी चीज को नहीं सुना, ठीक है, वो कुवैत को कब्जा करके रह गया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी कि यूएनओ ने जो है इराक को आक्रमणकारी घोषित किया, यानी कि इराक को कहा कि ये गलत है, और फिर
बलपूर्वक मुक्त कराने का फैसला लिया और फिर कहा कि अब जो है हम सैनिक का प्रयोग करेंगे और इराक को कुवैत से हटाएंगे, है ना। इराक जबरदस्ती का जो कुवैत पर जाके कब्जा करके था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहा कि तुम बेकार है, तुम क्या करते हैं। सब ये होने के बाद आक्रमणकारी उसको घोषित कर दिया गया कि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, और हम अब बल प्रयोग सैनिक का प्रयोग करके तुमको हटाएंगे, ऐसा वो प्रण लिया। और फिर यूएनओ के लिए यह नाटकीय घटना थी जो शीत युद्ध के दौर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ इराक के मसले पर आसानी से निर्णय ले पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज जी.डब्ल्यू. बुश ने इसे नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि यहां तक आपको समझ में आ गया कि यूएनओ जो है वो बिल्कुल समझिए कि फैसला सुना भी दिया कि जाओ बलपूर्वक द्वारा सैनिक ताकत से इराक को कुवैत से हटाओ। ठीक है, आगे देखिए, अब 34 देशों के लगभग 6,60,000 सैनिकों की एक विशाल सेना ने इराक के विरुद्ध आक्रमण किया। यानी कि टोटल, क्योंकि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत ज्यादा देश था, तो 34 देश का लगभग कितना सेना, 6,60,000 सेना जो है वो गया कहां पर, कुवैत में, इराक को हटाने के लिए। और एक बहुत बड़ा सेना जो है इराक के विरुद्ध वहां पर आक्रमण किया, जिसमें जो लगभग 6,60,000 में 75% जो है सेना किसका था, अमेरिका का था। समझ गए, यानी कि 100 सेना में 75, यानी कि 6 लाख में लगभग समझिए ना कि कम से कम 5 लाख प्लस जो सेना था वो किसका था, अमेरिका का था। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया और इसी को कहा गया प्रथम खाड़ी युद्ध। तो प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था, 1990 में, याद रहेगा, प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में, और इसमें इराक की हार हो गई। इस ऑपरेशन को ही हम लोग इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के रूप में भी जाना जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध को हम लोग ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के रूप में भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं ने इराक को बलपूर्वक कुवैत से बाहर निकाल दिया, और फिर जो संयुक्त राष्ट्र की सेना थी वो इराक को जो है बलपूर्वक कुवैत से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में समझ में आ गया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, कब हुआ था, 1990 में हुआ था, याद रहेगा आप लोगों को। यानी कि जब शीत युद्ध जब समाप्त हुआ था 1991 में, उससे 1 साल पहले जो है ये प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। ठीक है, मजा आ रहा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रों सहयोग संगठन के उद्देश्य और उसकी सफलता का आपको विवेचना करना है। सार्क के बारे में आपको बताना, फटाफट देख लेते हैं। देखिए, सार्क के उद्देश्य जो है निम्नलिखित थे, यानी कि दक्षिण एशिया के जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित थे। सबसे पहला, दक्षिण एशिया के क्षेत्र के लोगों के कल्याण करना तथा उनका जीवन स्तर को सुधारना, ये पहला उद्देश्य था सार्क का। ठीक है, दूसरा, दक्षिण एशिया के क्षेत्र के लोगों का आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना, ये दूसरा उद्देश्य था, यानी कि वहां के लोगों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, ये तीसरा उद्देश्य था। चौथा, एक दूसरे की समस्याओं को समझने तथा परस्पर विश्वास को प्रोत्साहन करने, यानी कि दक्षिण एशिया के जो देश थे, दक्षिण एशिया में टोटल 8 देश अभी आते हैं, आप सबको पता है ना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, भूटान, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 8 देश अभी जो है वो दक्षिण एशिया में आते हैं। तो दक्षिण एशिया में एक संगठन बनाया गया जिनका नाम रखा गया सार्क, है ना, सार्क। और यहाँ पर ये क्यों बनाया गया, तो भाई ताकि जीवन कल्याण जो है वो अच्छा हो, सभी का तालमेल अच्छा हो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हो, दक्षिण एशिया के देशों के बीच जो भी आत्मनिर्भरता है वो बिल्कुल एक तरीके से उसको बढ़ावा मिले, है ना, सबको एक दूसरे पर निर्भर रहे। इससे क्या होगा, सबको मिलजुल करके रहेगा। ठीक है, एक दूसरे की समस्या को समझे और एक दूसरे पर विश्वास करे, साझे महत्व के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को बढ़ावा दे। ठीक है, और 1985 में जो है ढाका में इसका पहली बैठक हुई थी। ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशियाई देशों का जो सार्क का जो बैठक है सबसे पहले कहां पर हुआ था, 1985 में। कहां पर, ढाका में। ढाका कहां पर पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, और 1996 में सार्क के देशों के बीच नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से अधिक निकट के संबंध स्थापित हुए, यानी कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच और अच्छा संबंध हुआ 1996 में। 2004 में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि सीमा पार आतंकवाद को रोका जाए। 2005 में 10 वर्षों को दरिद्रता निवारण दशक के रूप में मनाया जाए। 2006 में दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता लागू किया जाए, और जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच वस्तुओं के आने जाने पर करों को कम करना। यानी कि ये जो संधि बनाया, तो इससे क्या होगा कि जितना भी देश था, 8 देश, इनके बीच अगर कोई भी सामान का आयात निर्यात होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो इनके बीच जो टैक्स लिया जाता है वो कम किया जाए। ऐसा जो है 2006 में नियम बनाया गया, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता बनाया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य उसका है अंतरराष्ट्रीय शांति हो, सुरक्षा बनाए हो, यानी कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में शांति रहे, सुरक्षा रहे, है ना, सुरक्षित रहे पूरा दुनिया। विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास हो, यानी कि अलग अलग देशों के बीच जो दोस्ती है वो और ज्यादा बढ़े। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवता संबंधी समस्याओं को सुलझाना तथा मानव अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रताओं के बीच लिए आपसी सहयोग निश्चित करना, यानी कि अलग अलग देशों के बीच आर्थिक सहयोग हो,
सामाजिक जो है वो संबंध और अच्छा हो, सांस्कृतिक वाला जो संबंध ये बढ़े, मानवता बढ़े, इंसानियत बढ़े, ठीक है, और लोगों के बीच जो भी मतभेद है वो खत्म हो जाए। यही तो चाहता है अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों में तालमेल स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को एक केंद्र के रूप में कार्य करना, मानव अधिकारों के उद्देश्य से सभी राष्ट्रों के अधिकारों को मान्यता देना, सभी राष्ट्रों में सामाजिक प्रगति के लिए प्रयत्न करना, यानी कि पूरे राष्ट्र में जितना भी देश है पूरी दुनिया में सभी को सामाजिक प्रगति हो, सभी को एक अधिकार हो, मानव अधिकार सभी को मिले, इस प्रकार के में कार्य करना, ठीक है। तो यही जो है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो क्लास है वो आपको काफी शानदार लगा होगा। अगर आप इस प्रकार के और भी वीडियो को चाहते हैं तो कमेंट भी करें, और पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें 7667532320। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका लगभग इसी तरीके से 150 मतलब 150 आपका समझिए कि क्वेश्चन टोटल है, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपका हो गया दीर्घ और 100 क्वेश्चन हो गया आपका लघु, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल रखा गया है, इंपॉर्टेंट सारा है। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक 2009 से 2022 तक लेना चाहते हैं, वैसे सारा आपको करा दिया गया है। 2009 से 2022 का क्वेश्चन बैंक भी आपको करा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा वीडियो आप देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा पॉलिटिकल क्वेश्चन बैंक बाय तनु क्लासेस, हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक बाय तनु क्लासेस यूट्यूब में, वो आपको मिल जाएगा। तो ये सारा चीज करा दिया गया है। इन सभी का पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हम आपसे कामना करते हैं आपकी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छी आएगी, आपको एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बस कुछ टाइम आपका बचा हुआ, अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू सो मच।